गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो डिस्कस की थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर डिस्कस की थी, और आज ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 के बारे में यानी भाग 2 के बारे में बात करेंगे। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट 2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 है आप पहले उसे एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। पार्ट 1 में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें हमने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी, उसमें उसके डिस्कवरी की बात की थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम दो सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, एक आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन और दूसरा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में और मोहनजोदाड़ो 1922 में खोज की गई थी। मोहनजोदाड़ो आर.डी. बैनर्जी के द्वारा और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके फाउंडर के बारे में। जैसे अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर किसे माना जाता है, तो जैसा कि अधिकतर जो हिस्टोरियन है उनके द्वारा द्रविडियंस को ही इनका फाउंडर माना गया है। उसके बाद अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो अधिकतम जो इसका मान्य सर्वमान्य कार्यकाल है वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक है। और आपने अगर नहीं देखा होगा तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो आप देख लीजिएगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, और इसमें जो चीज़ें होती हैं वो उल्टी चलती हैं। और एडी एनो डोमिनी जिसमें चीज़ें बिल्कुल सीधी चलती है। जो अभी हमारा चल रहा है वो एडी चल रहा है, बट पहले इसे बीसी के नाम से जानते हैं। तो आपको डिटेल में मैंने उसमें समझा रखा है, आप उसे समझ लीजिएगा, पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने इसके कंटेम्पररी समकालीन जो भी सिविलाइजेशंस है उसकी बात करी थी। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ये तीन सिविलाइजेशन जो है वो इसके कंटेम्पररी, इसके समकालीन थी। इसके बाद हमने इसके एक्सेप्शंस की बात की थी, इसके विस्तार की बात की थी। इसका जो एक्सेप्शंस है वो कहाँ कहाँ है एक्सेप्शंस, जैसा कि इसका विस्तार 3 देशों में है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया की बात करें तो इसका 40% जो पार्ट है वो इंडिया कवर अप करता है। इंडिया में 40% इनकी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। इसके बाद हमने सोशल सिस्टम की बात की थी, सामाजिक व्यवस्था की बात की थी, और इसमें जो लिपि पाई गई है वो कैसी है, तो भाव चित्रात्मक लिपि पाई गई है। और इस भाव चित्रात्मक लिपि में 250 से 450 सिंबल मिले हैं, जिस सिंबल को आज तक रीड नहीं किया जा चुका है, जिनको आज तक पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट 2 वीडियो में, इसके रिलीजन्स की बात करेंगे, इसके धर्म की बात करेंगे, रिलीजियस के साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसका पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट स्थल है, मुख्य स्थल है, उसकी बात करेंगे। तो अब हम लोग आज के इस सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके रिलीजियस को, इसके धार्मिक सिस्टम को पढ़ेंगे। और इसके रिलीजियस यानी कि धार्मिक सिस्टम की बात की जाए तो इसके धार्मिक सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करें, ये साक्ष्य पाए गए हैं कि ये जो हैं वो पूजा करते थे। इसके साक्ष्य साफ तौर पर मिले गए हैं कि ये जो पूजा करते थे वो किसकी पूजा करते थे, तो ये पीपल के पेड़ की, ट्री ऑफ पीपल, मदर ऑफ गॉडेस जिसे मातृ देवी के नाम से जाना जाता है, शिवलिंग, और इसके साथ साथ हम्प्ड कुब्बड़ यानी कि कुब्बड़ वाला बैल, पशुपति शिव। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें शिवलिंग की, लिंग की, तो इनकी ये लोग पूजा करते थे। ये इनके पूजा करने के, जो इनके धर्म को मानने के, ये इनकी व्यवस्था थी। रिलीजन्स, इनके धर्म को आप बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बिल्कुल बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता में या इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात की जाए तो वो फॉलोइंग ऑफ दीज में से किसकी पूजा करते थे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ध्यान रखना ये लोग इंद्र भगवान की पूजा नहीं करते थे। ये लोग पूजा करते थे पीपल के पत्ते की, मातृ देवी की, शिवलिंग की, और हम्प कुब्बड़ की। आपसे वो ये पूछ सकता है कि जो कुब्बड़ वाला बैल है, इसकी जो पूजा है वो कौन सी कार्यकाल में या कौन सी सभ्यता में, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में इसकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके एविडेंस की बात करेंगे तो शिवलिंग के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो सबसे पुराना साक्ष्य मिला है वो शिवलिंग का प्राचीन साक्ष्य मिला है। एंड अगर हम लोग बात करें ये मूर्ति पूजन की बात की जाए तो ये मूर्ति पूजन के भी पुराने साक्ष्य मिले हैं। ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। मूर्ति पूजन के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मंदिरों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये लोग मूर्ति पूजन जरूर करते थे, शिवलिंग की पूजा जरूर करते थे, पर इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई टेम्पल, कोई मंदिर नहीं बना रखा था। तो ये तो बात हो गई रिलीजन से रिलेटेड। अब जो हम लोग बात करेंगे इनके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, इसके राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो अधिकतर इतिहासकारों ने ये माना है कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पुरोहितों का शासन था। जो पुरोहित थे उनको सबसे टॉप पे रखा गया था। पुरोहित ही थे जो इनके शासन काल को चलाते थे, पुरोहित ही थे जो इनको सही तरीके से व्यवस्थित करते थे। यहाँ पर अगर हम इस सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इस सिविलाइजेशन की 2 कैपिटल, 2 राजधानियाँ थी। और 2 वो राजधानियाँ कौन सी थी आप समझ ही चुके होंगे। इनकी जो 2 राजधानियाँ थी, एक थी हड़प्पा और एक थी मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो, ये इसकी 2 कैपिटल थी। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करने वाले हैं, आर्थिक व्यवस्था की बात करने वाले हैं। तो आर्थिक व्यवस्था का इनका 2 प्रारूप था, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा पशुपालन। पहला एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और दूसरा पशुपालन। और अगर हम बात करें तीसरा जो था वो था आपका ट्रेड। आप एग्रीकल्चर और पशुपालन को एक साथ रख सकते हैं और दूसरी जो है वो ट्रेड। ट्रेड में ये लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी आयात निर्यात दोनों ही किया करते थे। आयात निर्यात दोनों किया करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों व्यवस्थाएं किया करते थे। अब इसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, तो यहाँ पे बिना किसी देरी के हम लोग अब इनके जो मेन इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स थे उसके बारे में बात करेंगे। इनकी जो इम्पोर्टेंट फसल्स थी, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राइस, वीट, बार्ले, कॉटन एंड वाटरमेलोन, डेट्स, रोगी, मस्टर्ड ऑयल एंड बाजरा, इंडिगो एंड ज्वार। चावल, गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खजूर एंड रागी, सरसों, बाजरा, इंडिगो यानी नील और ज्वार, ये इनके मुख्य फसलें पाई गई थी। जौ की बात करेंगे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला अनाज था जिसको मनुष्य ने प्रयोग में लाया था वो था आपका जौ। जौ पहला अनाज था जिसे मनुष्य पहली बार प्रयोग में लेकर आए थे। एंड अगर हम लोग बात करें, सिंधु निवासी प्रथम थे जिन्होंने संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया। ये 2 पॉइंट जिसपे मैंने स्टार लगा रखा है, आपको ये याद रखना है। जो पहली फसल थी जिसका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया गया। और सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करेंगे तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जिसने पहली बार कपास का उत्पादन किया। तो ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके जो इरिगेशन सिस्टम थी या जो इंडिगो, आपसे वो पूछा जा सकता है कि जो नील की खेती है उसके जो साक्ष्य है वो कहाँ मिले, तो रोजडी में। एंड जो इरिगेशन की सिंचाई की व्यवस्था थी वो उसके साक्ष्य कहाँ मिले, तो एल्डिनो में। और डैम्स एंड इरिगेशन के कैनाल, उसकी जो नदियाँ, उसके जो तालाब मिले, वो उसके जो साक्ष्य मिले वो कहाँ पे मिले, धोलावीरा से इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गन्ने के उत्पादन की, तो गन्ने के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। शुगर कैन की वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे गन्ने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। आपसे वो एग्जाम्पल में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देके कि फॉलोइंग ऑफ दीज है जिसमें से किसके साक्ष्य नहीं मिले, जिसमें आपसे वो ऑप्शन में गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ और गन्ना,
तो वो गन्ना है जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब ट्रेड व्यवस्था की बात करते हैं, तो व्यापार व्यवस्था की बात करेंगे। ट्रेड व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रेड व्यवस्था में एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे कृषि उद्योग एवं वनों का जो उत्पादन किया जाता था, इसकी बात करेंगे। कृषि उद्योग एवं वनों के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के आधार पर प्रदान किया जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित हुआ करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसके बारे में आप जानते ही हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा यहाँ पे कॉइन्स का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, सिक्कों का साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए ये लोग जो व्यापार करते थे वो वस्तुओं के एक आदान प्रदान से करते थे, जिस प्रक्रिया को वस्तु विनिमय का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम इनके मेन इम्पोर्टेंट फसल की बात करेंगे। मुख्य आयात जो थे इनके, ध्यान रखना, मेन इम्पोर्टेंट जो इसके मुख्य आयात थे वो क्या थे, तो ध्यान रखिएगा। जेड या अगर हम बात करें खराब घोड़े जो सेंट्रल एशिया से लाए जाते थे, गोल्ड सिल्वर जो अफगानिस्तान एंड पर्सिया कर्नाटका से, एंड टिन की बात करेंगे तो इसकी खोज अफगानिस्तान और कॉस्मेटिक मेसोपोटामिया मेन जो इंपोर्ट करते थे। ये कॉस्मेटिक के सामान जो है वो मेसोपोटामिया से, टिन अफगानिस्तान से, गोल्ड सिल्वर अफगानिस्तान एंड जो खराब घोड़े सेंट्रल एशिया। और मेन जो इनका इंपोर्ट या मुख्य निर्यात की बात करेंगे, एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इनका जो मेन एक्सपोर्ट था, ये जो चीज़ें बेचते थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो कॉटन, पोट्री, इवोरी प्रोडक्ट्स एंड इसके साथ साथ कॉपर एंड टिन, ये इसका क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट हमने बता ही दिया, ये क्या क्या चीज़ें खरीदते थे। खराब घोड़े सेंट्रल एशिया से, गोल्ड सिल्वर टिन एंड कॉस्मेटिक। इसके अलावा अब अगर हम पशुपालन की बात करें तो ये जो पशुपालन करते थे जिसमें बफेलो, सीप, एसेस यानी कि भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सुअर, एलिफेंट, डॉग, कैट एंड कैमल, ये जिन वस्तुओं का पालन करते थे, जिन वस्तुओं का पशुपालन करते थे वो याद रखिएगा आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि डॉग यानी कि कुत्ता पहला पशु है, पहला पालतू पशु है। पहला पालतू पशु अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, तो वो डॉग जिसे पहला पालतू पशु के नाम से जाना जाता है। देयर वर नोन गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड ब्रोंज, ये लोग गोल्ड सिल्वर और कॉपर ब्रोंज से परिचित से, यानी कि सोना, चांदी, तांबा और कांस्य, इन सारी चीज़ों से ये परिचित थे। लेकिन यहाँ पर लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले। देवर नोट नोन आयरन, लोहे से ये लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। यहाँ पर लोहे के बारे में या लोहे का आविष्कार नहीं किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोहे का आविष्कार बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो आपसे वो पूछ सकता है फॉलोइंग ऑफ दीज में से किसकी या किसका जो खोज है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ है, नहीं किया गया। तो ऑप्शन में गोल्ड सिल्वर कॉपर और आयरन अगर आता है तो लोहा एक ऐसा आयरन है। आयरन की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुई थी, इसकी खोज वैदिक सिविलाइजेशन में हुई थी। इसके बाद जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें, मापन प्रणाली की बात करें या धातु कला की बात करें, ध्यान रखिएगा इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धातु कला, गणितज्ञ, स्मारक, जल, ईंट, आर्ट, मृण मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ों के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग बनाते थे। धातु कला के लिए ये फेमस थे, गणित के लिए ये फेमस थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जैसे शतरंज की बात करेंगे तो शतरंज के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। स्मारक इनमें मिले हैं, जल पद्धति मिली है जिसमें कि बड़े बड़े इनके स्नानगृह हुआ करते थे। मापन प्रणाली इनके पास थी, इन्होंने ईंट बनाई हुई थी, ब्रिक्स के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि इनके जो इम्पोर्टेंट या मुख्य जो स्थल है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर हम लोग बात करें इनके जो
मानके बनाने के कारखाने, मानके बनाने के जो कारखाने हैं वो चहुंदड़ो एवं लोथल में मिले थे। चहुंदड़ो और लोथल में मिले थे मानके बनाने के कार्य जो बिट्स वर फाउंडेड फ्रॉम चहुंदड़ो एंड वाटर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनमें नग्न नृतिका की कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदाड़ो से मिली थी। नग्न नृतिका के जो कांस्य की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, इसके जो मुख्य स्थल है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसके मुख्य स्थल में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे हड़प्पा की बात करेंगे। और हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा जिन चीज़ों के लिए फेमस था सबसे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। हड़प्पा में मजदूरों के आवास मिले, स्त्रियों के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला, कब्रिस्तान की साक्षरता गेहूं, जौ और मातृदेवी के साथ साथ पांसे। यहाँ पे इन सब चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ पे, हड़प्पा में। तो मजदूरों के आवास कहाँ पर पाए गए, तो हड़प्पा में। अगर वो बात करें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसकी जो प्रतिमा पाई गई वो कहाँ पे, तो हड़प्पा में। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हड़प्पा में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नान गृह यानी कि जो नहाने का घर और विशाल अन्न गृह यानी कि जो खाने पीने का जो अनाज रखने का जो घर है वो विशाल बड़ी प्रतिमा में पाया गया। इमारत जो सबसे बड़ी इमारत थी वो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 45 × 15 मीटर पाई गई। तो मोहनजोदाड़ो में अगर आपसे क्वेश्चन बने कि विशाल स्नान गृह या विशाल अन्न गृह कहाँ पे पाए गए, तो मोहनजोदाड़ो में। सूती कपास कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदाड़ो में। महाविद्यालय भवन भी यहाँ पर पाए गए, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन की भी व्यवस्था यहाँ पे थी। और कांस्य की जो नृतिका करती हुई मूर्ति मिली वो भी यहीं मिली थी। पशुपति महादेव की जो साक्ष्य मिले वो भी यहीं से मिले हैं। आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा विशाल स्नान गृह या विशाल अन्न गृह या महाविद्यालय भवन या पशुपति महादेव के जो साक्ष्य है वो कहाँ से पाए गए, कौन से स्थल से पाए गए, तो मोहनजोदाड़ो से पाए गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। कालीबंगा की बात करेंगे। तीसरा, कालीबंगा में जूतों का साक्ष्य मिला, जुता हुआ खेत। एक खेत का साक्ष्य मिला जो जोता हुआ था, यानी कि यहाँ पे खेतों को जोत के फसल लगाने की प्रक्रिया भी अब तक आ चुकी थी। और हल के भी साक्ष्य मिले, काली कांच की चूड़ियाँ। इसके साथ साथ 7 अग्नि वेदिका की प्राप्ति की गई कालीबंगा। तो आपको जो मेन हड़प्पा और अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड सारे पॉइंट याद रखने हैं। कालीबंगा में आपको ये याद रखना है, जैसे क्वेश्चन बने कि जुता हुआ खेत के जो साक्ष्य है या हल के जो साक्ष्य है वो कहाँ से पाए गए, तो वो कौन से स्थल से पाए गए, कालीबंगा के स्थल से पाए गए। इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट आपके स्थल हैं हम उनकी बात करेंगे, जैसे लोथल। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट स्थल है वो है लोथल, जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगभग बनते हैं। तो इन्हीं पॉइंट से पूछते हैं, जैसे भारत का सबसे पुराना बंदरगाह तो वो क्या है, लोथल, जिसे गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जहाज की आकृति, मुहरें, यहाँ पे मुहर की भी खोज की मिली थी। घोड़े के भी साक्ष्य मिले, यानी कि घोड़े के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले लोथल में। मापतोल करने का उपकरण कहाँ पाया गया, तो लोथल। तो ये जो साक्ष्य यहाँ पे मिले ये कौन से स्थल से पाए गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने कुछ स्थल बताए हैं, जैसे अगर हम बात करें हड़प्पा की, जैसे हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, जैसे हम बात करें कालीबंगा की, हम बात करें लोथल की, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली है आपको वो चीज़ें याद रखनी होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस पूरी सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा शहर मिला था वो कहाँ मिला था, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा शहर मिला था। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो में सबसे लार्जेस्ट, और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सिटी कहाँ है, तो राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो हमारे हरियाणा में राखीगढ़ी है। एक जो ईंट के साक्ष्य मिले थे, उसकी जो आकृति, उसके जो माप थे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो 4:2:1 के रेशो में थे। जल निकासी की व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। यहाँ पे अंदरूनी, यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ पे नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो था इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम रखा था वो ज़मीन के नीचे से सिस्टम बना रखा था। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी घर बने थे वो सारे 90 डिग्री के एंगल में बने थे। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अगर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो इस के सभ्यता के पतन के जो मैक्सिमम साक्ष्य पाए गए हैं, अगर हम मोहनजोदाड़ो के या इस सभ्यता के जो पतन का बात बताया गया है तो बहुत बताया, जैसे कि आर्यों का आक्रमण जॉन मार्शल के द्वारा अगर हम बात करें बाढ़ की, और आर्य का आक्रमण जो है वो मार्टिन व्हीलर के द्वारा बताया गया। बट जो सर्वाधिक मान्य कारण है वो है बाढ़। सर्वाधिक मान्य कारण है वो है बाढ़। आपने मूवी भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया गया है लास्ट में कैसे मोहनजोदाड़ो जो है वो तहस नहस हो जाता है, और जो सब लोग हैं वो किस तरीके से बिखर जाते हैं, और उसका जो कारण दिखाया गया है वो भी क्या दिखाया गया है? बाढ़। इसीलिए क्योंकि जो साक्ष्य पाए गए हैं सबसे ज़्यादा वो बाढ़ के पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। तो इस हड़प्पा सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम में वो यहीं से बनेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता की बात करेंगे और वैदिक सिविलाइजेशंस के साथ हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।